हेलो गाइस, स्वागत है आपका श्री राम के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड की। और कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? व्याकरण वाला। और व्याकरण वाला के बाद में साहित्य में क्या पढ़ेंगे आज? कालखंड और उनके नामकरण के प्रश्न। ठीक है जी। हम क्या पढ़ रहे थे? अरे यार, हमने क्या पढ़ा था? भाषा पढ़ी थी। भाषा में कौन सी भाषा पढ़ी थी? हिंदी। हिंदी क्या है? भाषा है। भाषा को कितने रूप में पढ़ते हैं? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। कौन सा रूप पढ़ते हैं? लिखित के में कितने रूप पढ़ते हैं? कौन कौन से? गद्य और पद्य। गद्य में क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। और पद्य में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? काव्य शास्त्र। भुलाया मत करो मेरे को भी, ठीक है। काव्य शास्त्र। व्याकरण में क्या पढ़ते हैं? वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं और वाक्य पढ़ते हैं, ठीक है। इधर क्या पढ़ते हैं? छंद पढ़ते हैं और अलंकार पढ़ते हैं और रस पढ़ते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा रिवाइज करवाया मैंने आपको। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो आज हमारा ये टॉपिक है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? शब्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। ध्यान देना, जो शब्द होगा, ठीक है, उसका अर्थ होगा। तो हम क्या लिखते हैं? इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बेटा जी? शब्द कहते हैं। शब्द का अपना क्या होता है बेटा? सार्थक है तो क्या होता है? उसका अपना अर्थ होता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। वार्तालाप के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो भी क्या? शब्द है। तो यहां जो अपन शब्द पढ़ेंगे ना, तो शब्द के अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रकार हैं। तो हम जो शब्द पढ़ रहे हैं वो देखना आप कौन से शब्द पढ़ेंगे अपने। जो डायरेक्ट हम देखो, शब्द बहुत प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पे हैं, ठीक है, निर्माण के आधार पे हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं रूप के आधार पे हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भी शब्द हैं, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्दों के अलग अलग प्रकार हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात करता हूं, वो शब्द जिनको हम किसके आधार पे पढ़ने वाले होते हैं? परिवर्तन के आधार पे, जिनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। डायरेक्ट इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ये करवाऊंगा इसमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, और कैसे पूछे जाएंगे आपको कंफर्म करना है, ठीक है। तो शब्द पढ़ रहे हैं, तो शब्द की जब बात करते हैं तो शब्द अपने पास कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
बिल्कुल जी। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी, ठीक है। यहां अपनी बात करते हैं। सिंपल सिंपल सा सोचना है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। यहां सबसे पहले तो यह बताना है कि यह अपने पास एक शब्द है विकार। विकार का अर्थ क्या होता है? सामान्य भाषा में विकार का अर्थ क्या होता है? विकार किसको कहते हैं? नहीं, परिवर्तन बाद की बात है, पहले बताओ। जो हम जानते हैं कि उसमें ना विकार उत्पन्न हो गया, उसमें दोष उत्पन्न हो गया, कहते हैं ना उसमें विकार उत्पन्न हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? उसमें दोष उत्पन्न हो गया, वो खराब हो गया, यही होता है ना। अब सामान्य सा सोचना है कि अगर उसके अंदर दोष उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब पहले वो ठीक था, पहले वो ठीक था, अब वो खराब हो गया, इसका मतलब वो अच्छा था, अब वो खराब हो गया, तो उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्या हो गया बेटा जी? परिवर्तन। चीजें जैसे है वैसे समझना कि अपने कहते हैं कि उसमें जी दोष उत्पन्न हो गया, जी वो खराब हो गया, उसी को विकार कहते हैं, विकार हो गया। विकार का मतलब क्या होता है? अच्छे से बुरा आना और बुरे से अच्छे में जाना। तो हो क्या रहा है? वो परिवर्तन हो रहा है। तो विकार का शब्द यहां हम क्या लेंगे? परिवर्तन, ठीक है। इसका मतलब ये विकारी है, इसमें परिवर्तन होता है। और अ उपसर्ग है यहां पे। अ का अर्थ क्या होता है बेटा? नहीं या बिना, बिना परिवर्तन के, ठीक है। दूसरी बात, एक बड़ा प्रश्न यहां आता है कि जो अविकारी शब्द है इसका दूसरा नाम क्या? डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि अविकारी जो है इसका दूसरा नाम क्या है? अव्यय। ठीक है जी। तो विकारी शब्द का दूसरा नाम बताओ। मेरी तरफ से चॉकलेट जो बताएगा। ना आंसर बता दो, चॉकलेट। जो नहीं बताएगा, नहीं, जो नहीं बताएगा उसको 20 रुपए पेनल्टी लगेगी। नहीं, वो तो कर लेंगे अपन, वो तो फाइनेंस कर देंगे, कल 30 रुपए ले लेंगे आपसे। हैं? बताओ, ऑप्शन ही तो नहीं है। सिंपल सा आपको बताऊं, रियली हमें याद नहीं है ना, हमें कभी ना अविकारी शब्द और अविकारी जब भी पढ़ते हैं हम, ये अविकारी का दूसरा नाम पढ़ते हैं और इसका दूसरा नाम नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते ना। तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा जी? ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? अन्वय होगा, ये याद रखना है। छोटे छोटे प्रश्न हैं और छोटे छोटे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों 2 मिनट के लिए होल्ड पे रहना आप। तो विकारी का सिंपल सा रखना है अन्वय।
अन्वय नाम आपको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको वाक्य में, वाक्य के प्रकार है। रीट में बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। वाक्य वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां अन्वय बताऊंगा, वाक्य को अन्वय क्या कहते हैं या क्या है कैसे नहीं, वहां मैं बहुत अच्छे से इसको पूरा का पूरा ही पढ़ाऊंगा आपको। और अविकारी का मतलब होता है अव्यय। अव्यय क्या होता है आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अव्यय, अ प्लस में क्या है व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है खर्च करना, ठीक है। ये अ का मतलब बिना खर्च के, ठीक है जी। अब यहां पढ़ते हैं, विकारी शब्द वो होंगे जिनमें क्या होगा बेटा जी, परिवर्तन। यहां लिखते हैं होगा या होता है। यहां क्या लिखेंगे बेटा जी, परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, ठीक है जी। देखो कोई भी चीज है अच्छी है, वो खराब हो गई है, खराब होने का कोई तो कोई रीजन होगा। जैसे दूध है वो खट्टा हो गया या खराब हो गया, वो जम गया, उसका कोई तो कोई रीजन होगा, ठीक है। क्या रीजन हो सकता है, कोई ना कोई रीजन होगा। उसी प्रकार यहां परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होने का कोई तो कोई रीजन होगा। तो क्या रीजन है, मतलब रीजन का मतलब किसके आधार पे वो परिवर्तन हो रहा है, किसके आधार पे। मैंने ये पूछा है, ध्यान देना, प्रश्न मेरा सुनना। मैंने ये पूछा कि परिवर्तन किस आधार पे होता है, मैंने ये नहीं कहा कि परिवर्तन किस में होता है। आपका जो आंसर है ना, परिवर्तन किस में होता है, वो आंसर है आपका। कौन कौन से, समझना आप। यहां देखो परिवर्तन का ना आधार, यहां लिख देता हूं मैं, सिंपल सी बात, परिवर्तन का आधार। तो ये परिवर्तन का आधार लिख दिया मैंने। परिवर्तन का आधार क्या होना चाहिए, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल पढ़ाऊंगा मैं आपको। कहता है लिंग वचन काल, लिंग वचन काल, पुरुष कारक आदि। तो इनके आधार पे क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा, और इनके आधार पे परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि जैसे कोई भी परिवर्तन मान ले, इनको दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, हम इनको दूसरे शब्द में कहना चाहेंगे, इनको क्या कहेंगे दूसरे शब्द में। इन सभी को एक शब्द में बात करने की, इनके आधार पे परिवर्तन होता है, इनके आधार पे परिवर्तन नहीं होता। इनको हम कहेंगे व्याकरणिक, ठीक है, व्याकरणिक कोटियां। ध्यान देना एक मेरी बात यहां से, व्याकरण का मतलब सिर्फ और सिर्फ, यहां व्याकरणिक जो कोटियां हैं इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है, लिंग वचन काल पुरुष कारक, इसका मतलब इतना ही है। यह नहीं है कि व्याकरण लिख दिया तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण संधि समास सारा कुछ आ जाएगा। सॉरी बेटा, अपने को दो बातें कहेगा कि वह शब्द जिनमें व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन होता है या व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है तो विकारी शब्द, नहीं होता है तो अविकारी शब्द। दूसरी बात, वह शब्द जिनमें लिंग वचन काल पुरुष और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं बेटा, परिवर्तन, और जिनमें इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी कहलाते हैं। तो आपको ये वाला शब्द जरूर याद रखना है। व्याकरणिक कोटियों का मतलब क्या बेटा, लिंग वचन काल पुरुष और कारक। पुरुष कौन सी की बात करते हैं अपन, हाँ, जो सर्वनाम के अंदर जो तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उन्हीं की बात करेंगे अपन, ठीक है बेटा जी। तो उनके आधार पे बात करते हैं। वो कहता है कि मतलब कि हम अपने लिए या सामने वाले के लिए या फिर किसी और के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम पुरुषवाचक कहते हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये अपने को याद रखना है। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब यहां इसके विपरीत लिखना है कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता तो लिंग वचन काल पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता तो व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। क्या पढ़ रहे हैं बेटा,
शब्द पढ़ रहे हैं। शब्द के कितने रूप पढ़ रहे हैं अपने? 2 रूप पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? विकारी पढ़ रहे हैं। विकारी का दूसरा नाम क्या बेटा? अन्वय। और यहां क्या पढ़ रहे हैं अपने? अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम क्या है बेटा? अव। ठीक है जी। परिवर्तन किस में होता है? क्या होता है बेटा जी? परिवर्तन होता है। ठीक है जी। परिवर्तन का आधार क्या है? लिंग, वचन, काल, पुरुष, आदि लिखते ही हैं अपने, बस इतने ही आते हैं लगभग इसमें। ये बेटा जी क्या है? क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। ठीक है जी। परिवर्तन नहीं होता किसके आधार पे? लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। समझ जाओगे आप इतना सा? ठीक है जी। दूसरे शब्दों में इनको क्या कहेंगे बेटा जी? ये याद रखना है। व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। और यहां पर व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन होता है। ठीक है जी। तो ये चीजें सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकारी का दूसरा नाम क्या है? अन्वय। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? क्या बेटा जी? अव्यय। अब यहां देखना, वो पूछता है कि इसमें क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन का आधार क्या है? लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है। सॉरी, परिवर्तन नहीं होता। और व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। यहां लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, सॉरी, व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन होता है। तो ये चीज आपको ये याद रखनी कि जो व्याकरणिक कोटियां ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, बस। ठीक है, इतना ही याद रखना, ये मुख्य बात है। अब यहां बात करता है कि जो अविकारी शब्द होते हैं ना, वो होते कितने हैं? जो विकारी शब्द कितने होते हैं और अविकारी शब्द होते कितने हैं? जो विकारी, फिर विकारी कितने होते हैं और अविकारी कितने होते हैं? कितने होते हैं बेटा जी? जो विकारी शब्द है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अविकारी 4 ही लिखने, 5 नहीं लिखने, नहीं लिखने, 4 ही लिखने हैं। ठीक है जी। ये 4 जो शब्द हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्या होंगे बेटा जी? संज्ञा। नंबर 2 सर्वनाम लिखना है यहां पे आपने। नंबर 3 विशेषण लिखना है। नंबर 3 पे विशेषण लिखना है, क्रिया नहीं लिखना। ठीक है बेटा, क्रिया लिखना है आपको सबसे लास्ट में, क्योंकि यहां क्रिया लिखते हैं ना तो क्रिया विशेषण पढ़ लेते हैं और क्रिया विशेषण वहां आता है। फिर यहां पे 1 नंबर पे पढ़ेंगे अपनी क्रिया विशेषण। फिर क्या पढ़ेंगे बेटा जी? हाँ, संबंध बोधक या संबंधवाचक, जो भी पढ़ना। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम बताना बेटा, दूसरा नाम बताना। योजक। ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आएगा? विस्मयादि बोधक। यहां पे क्या लिख देंगे? निपात लिख देंगे। एक्चुअल में जो निपात है वो क्रिया विशेषण का ही एक है, उसको हमने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया। ठीक है जी। अब ये आ गए। अब अपने को याद रखना है कि
जो विकारी शब्द है वो कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। जो अविकारी शब्द वो भी कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक अलग से है निपात। अपने को ये 4 ही भेद बताने, 4 ही भेद उद्र बताने हैं। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा, इतने में से प्रश्न आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इतना सा किए ना, आप आज ही चाहे पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख लेना हिंदी के, चाहे वो पटवारी का है, चाहे वो एसआई का है, चाहे वो रीट का है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है, इतने में से प्रश्न पूछता है वो। ये जो टॉपिक है इतने में से प्रश्न पूछता है वो। बहुत बार ये वाला प्रश्न पूछ लेता है कि अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय है। ठीक है जी। तो विकारी शब्द कहते किसको, ये पूछ लिया जाता है कि वह शब्द जिनमें क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किसके आधार पे होता है? वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक के आधार पे परिवर्तन होता है, उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। वह शब्द जिनमें व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन होता है, उसको हम विकारी कहते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वहां डेफिनेशन ये आ जाती है कि वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, और वह शब्द जिनमें व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी होते हैं, अर्थात अव्यय होते हैं। भेद कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। भेद कितने होते हैं? 4। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं ना, कभी भी पढ़ा तो हम क्या करते हैं, इसको यहां लिखने के बाद हम इसको अलग पढ़ रहे होते हैं और इसको हम अलग पढ़ रहे होते हैं। समस्या यही क्रिएट हो जाती है कि हमें फिर वो चीजें समझ में नहीं आती, हम अलग अलग चीजें। ये क्लियर हो गया इतना सा? अब बात करते हैं कि परिवर्तन होता है तो फिर कैसे होता है और कैसे परिवर्तन माना जाएगा, कैसे माना नहीं जाएगा। आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, आप इन दोनों का ख्याल रखेंगे बस। आपको एक टॉपिक करवाता हूं यहां पे, ये वाला। हिंदी के अंदर जो लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संस्कृत में 3 प्रकार के, हिंदी में 2 प्रकार के, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। संस्कृत में नपुंसक लिंग भी आता है। ठीक है, तो अपने को हिंदी में 2 है। अब एक पूरा टॉपिक है जिसमें ना आपको बहुत सारे शब्द याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे शब्द याद करने पड़ते हैं कि इसमें ये आने पर ये हो जाएगा और पीछे आ लगाने पर ये हो जाएगा, और वो लगाने पर, जैसे प्रिया तो आ लगाने पर वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एक शब्द याद रखना है, उस शब्द के साथ प्रयोग करना है, जो भी आपके साथ शब्द आए। एक शब्द रखना है अच्छा, ठीक है, अच्छा और अच्छी। जैसे ही मैंने एक दिन पहले भी बताया था शायद आपको, या नहीं बताया आपको, तो आपको ये याद रखना, अच्छा तो पुल्लिंग है, अच्छी है तो स्त्रीलिंग है। बस थोड़ा वो 2-4 एक शब्द हैं, जैसे दही खट्टा है, खट्टी है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो क्रिया शब्द लगाते हैं। तो दही अच्छा है या अच्छी है? अच्छा है। तो ये कुछ एक शब्द है जो अपने ये कहेंगे कि भाषा का जो माहौल है उसके आधार पे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना देते हैं उसको। ठीक है, जैसे अपन ये कहें कि उधर कई जो जगह है वहां सारे जो शब्द वो स्त्रीलिंग लगा के प्रयोग किए जाए। खाती है, पीती है, आती है, जाती है, मतलब उसी प्रकार से सारे शब्द। लड़का है तो लड़का आती है, लड़का आता नहीं आती है, मतलब इस प्रकार से शब्दों का वो एक अलग मैटर है। तो अच्छा शब्द यूज करोगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छी शब्द पूरी करोगे कोई भी शब्द बना लेना। एक आधा जो डाउट वाला है उसको तो आप अपनी मर्जी से कहोगे सर इसका तो हम तो ये बोलते हैं, हम वाली बात नहीं है, जो है उसमें वो सही लगेगा। क्लियर है बेटा जी? अब परिवर्तन कैसे करना है आपको, चलो जी आगे। हम यहां विकारी शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा जी? विकारी शब्द। विकारी का दूसरा नाम क्या है? अन्वय। ये होते कितने हैं बेटा जी? 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा है? संज्ञा। दूसरा कौन सा है? सर्वनाम है। तीसरा कौन सा है? विशेषण है। और चौथा कौन सा है? क्रिया है। 1, 2 और 3 और 4। परिवर्तन किसके आधार पे हो रहा है? लिंग वचन के आधार पे परिवर्तन होता है। बस 2 शब्द याद रखने हैं। सिंपल सा एक शब्द लिख देता हूं यहां जो समझने के लायक है। यहां शब्द लिख रहा हूं लड़का। सर्वनाम में मैं शब्द समझने के लिए लिख देता हूं आपका लिख देता हूं, ठीक है। और विशेषण में अच्छा ही लिख देता हूं, यहां खेलता लिख देता हूं,
चलता लिख देता, जो कहोगे वही लिख दूंगा। क्या लिखूं? खेलता लिख लूं? जो कहोगे, जो आपको सही लगे समझने के लिए। अब ये शब्द लिख दिए, ये चारों शब्द हमने लिख दिए, चार भेद अपने, चारों शब्द हमने यहां लिख दिए। अब हमें देखना है कि क्या इसमें परिवर्तन होता है या नहीं होता। परिवर्तन का आधार क्या है? लिंग वचन के आधार पे क्या होता है बेटा जी? परिवर्तन होता है। तो यहां परिवर्तन के आधार पे हम देखेंगे कि इस शब्द को हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहां लिंग के आधार पे इसको परिवर्तित किया तो क्या बन गया बेटा जी? लड़की। और वचन के आधार पे परिवर्तन किया तो ये शब्द क्या बन गया? लड़के। ठीक है बेटा जी। फिर ये शब्द क्या बन गया? आपकी बन गया। और ये शब्द यहां क्या बन गया? आपके। ये क्या हो गया बेटा जी? अच्छी। और यहां क्या लिख दिया हमने? अच्छे लिख दिया। और यहां क्या लिख दिया हमने? खेलती। और यहां क्या लिख दिया हमने? खेलते। ठीक है। एक मेरा प्रश्न है यहां, थोड़ा सा अजीब सा है। प्रश्न ये है कि दूध से क्या बनाना है? मेरे को दही बनाना है। क्या बनाना है बेटा जी? दूध से मैंने क्या बनाना है? दही बना। तो मैंने क्या किया? 2 चम्मच चीनी डाला और सुबह तक दही बन गया। सही कहा है क्या? सही है क्या? मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, वो दही बन गया। ये बात सही है क्या? हाँ बेटा जी, सही है क्या? तो फिर कैसे बनेगा दही? क्या बोला? बोला क्या आपने? हाँ, कैसे बनेगा फिर? आप करो चीनी डालने से तो नहीं बनेगा। बताओ कैसे बनेगा? 2 चम्मच। ठीक है, आप बताओ। उसमें थोड़ी दही डालनी पड़ेगी, दूध में डाल। हाँ जी बेटा, आपने जाओ। ठीक है। मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, विद्वान नहीं बनना, विद्वान नहीं बनना। दूध में आप दूध से दही बनाना है तो आप घर पे होते हैं ना, तो आपके बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, बेटा दूध ने थोड़ो क्या कर रहे, जमाना तो क्या लगा दो जमा, या कहते खट्टा डाल दो, उसमें खट्टा डाल दो, अचार डाल दिया करो साथ में, तो दही का टेस्ट भी बढ़िया आ जाएगा सुबह। बताओ, दही डाल दो। दही ही डालते हैं, थोड़ी सी छाछ ही उसके अंदर डालते हैं। ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं, उसके दूध जो है उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा के अंदर, उसी दूध के अंदर दही डाल रहे हैं, थोड़ी सी मात्रा में उसी दूध के अंदर छाछ डाल रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी सी मात्रा है ना, उसका हमने एक अलग से नाम रखा। क्या क्या रखा? जावण। क्या नाम रखा? जावण। तो खाटो लगा दे, खाटो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर जो उसका क्या नाम है? जावण है। तो जावण का मतलब यहां क्या हुआ कि जब जावण लगाएंगे तो दूध क्या जम जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि हमने उसी दूध से दही बनाया या कोई और चीज कर किया हमने, या मार्केट में से सर्स वाला दही लेके आ गया, या कोई और दही लेके पैकेट लेके आ गया दही का। हमने जो दही बनाया है वो उसी दूध से बनाया या कोई और किया है? उसी दूध का क्या हुआ? उसी दूध में क्या हुआ है? समझ रहे हो ना मेरी बात? उसी दूध में परिवर्तन हुआ है। ये नहीं है कि हमने कोई और अलग से दही लाया तो इसका मतलब परिवर्तन नहीं हुआ। दूध अलग है और दही अलग है। हमने हमारे घर पे दूध है, हम एक पैकेट दही का लेके, हमारे पास अलग से दही है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो। दही बनाया उसी दूध में, हमने क्या जावण लगाया, जावण लगाने पर ही क्या बन गया वो। तो यहां एक ध्यान रखना कि यहां जो प्रॉपर जावण है वो हमारा लिंग, वचन, काल, पुरुष, जिसको हम व्याकरणिक कोटिया कहते हैं, उसी के आधार पर परिवर्तन करना है और उसी में करना है। अब दूध वाली बात बताता हूं। यहां परिवर्तन की बात है ना कि यहां अपने पास ये जो अक्षर है, ध्यान देना, लय और अड़य, जिसको बोलते हैं अपन कै, क्या ये तीनों अक्षर यहां पे है? क्या ये तीनों अक्षर यहां पर भी है? ठीक है, ये आपका ए और पै और कै, ये तीनों है यहां पर। देखो मैंने ये अच्छा च आधा करके जानबूझ के लिया वाला ये शब्द, ए आधा च और छ। क्या ए आधा च छ आधा च छ है बेटा जी? तीनों में सेम सेम है।
अब यहां पे भी खे, लता, ख और ल और तय, ये तीनों है। इसका मतलब ये उसी में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी? उसी में परिवर्तन हो रहा है। अगर इस प्रकार से परिवर्तन होता है तो परिवर्तन माना जाएगा, अन्यथा परिवर्तन नहीं माना जाएगा। समझने वाली बात है। अगर सेम शब्द है और सेम अक्षर है तो उसमें परिवर्तन लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन मानेंगे। अगर शब्द चेंज हो गया, उसमें अक्षर चेंज हो गए, तो वो परिवर्तन नहीं माना जाएगा। किसके आधार पे? लिंग, वचन, काल, पुरुष, अर्थात वो विकारी नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब वो परिवर्तन हो रहा है बट वो विकारी नहीं माना जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? सेम रहना चाहिए, उसी में परिवर्तन करना। इसलिए मैंने दूध वाला एग्जांपल लिया था कि उसी दूध को क्या बनाना है अपने को? दही। क्लियर है मेरी बात? ये बात समझ में आ गई? अब यहां एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है? यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा, उस एग्जांपल को समझना कि हम उसको कैसे कंफर्म कर रहे हैं। हमने कहा कि राम तेज चलता है, ठीक है जी। यहां हमने लिखा ये वाला तेज लिखा है। क्या लिखा है? तेज लिखा है। तो यहां मुझे बताना है कि ये जो यहां पर तेज लिखा है ये विकारी है या अविकारी है? विकारी है। कैसे? बता कोई देश में और सबका नहीं हो सकता, पूरे से राम हो सकता है। कर दो बना दो। चलो छोड़ो, रहने दो। आपको ये इजाजत है कि ये शब्द इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मत बनाओ, यहां बना दो इसको अलग से, एक अकेले शब्द में चेंज कर दो। बनाओ, करो, कैसे करो? क्या हम ये कहेंगे कि राम तेजी चलता है, कि राम तेजो चलता है, ऐसे कहेंगे? तो तेज क्या रहेगा बेटा? तेज ही रहेगा। तेज तेज रहेगा तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा बेटा? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक शब्द और एक सेंटेंस और लिखता हूं। हमने कहा राम धीरे धीरे चलता है। करो, कर देते हैं अपन। राम धीरे धीरे चलता है, राम होले होले चलता है। ठीक है? राम होले होले चलता है। राम होले होले चाले, ये भी लिख देते अपन। फिर वो गाना सुनागा, धीमे 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 धीमे, कि राम धीमे धीमे चलता है। फिर अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है तो इसलिए मैं स्लोली स्लोली ऐसे लिख देता हूं डॉक्टर वाली लैंग्वेज के अंदर। तो राम स्लोली स्लोली चलता है। चेंज हो रहा है ना? हो रहा है ना? कि राम होले होले चलता है, होली होली चलता है, धीमी धीमी चलता है, स्लोली स्लोली चलता है। चेंज हो रहा है क्या? हाँ, फास्ट फास्ट चलता है ना? हाँ, मतलब कि ये नहीं, परिवर्तन हो कैसे नहीं रहा? मुझे तो ये बताओ, कैसे नहीं हो रहा? बताओ। नहीं बताओ तो सही भी, मतलब कि हम कैसे मान लें कि परिवर्तन नहीं हो रहा? आपको कभी दूसरी चीजें नहीं ढूंढनी, पहले मैं बता देता हूं। आपको न तो वहां लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक ऐसा कुछ नहीं ढूंढना। आपको ढूंढना है कि इसमें ध धनुष वाला आ रहा है, र रथ वाला आ रहा है, ध और र, ध और र। क्या इसमें ध और र आ रहा है? नहीं आ रहा। सिंपल मेथड,
मतलब भी वो विद्वानों वाले दिमाग छोड़ दो कि अपने इसमें इसके व्याकरण के आधार पर क्या, इसमें इसके आधार पर ना छोड़ दो, हमें नहीं आता, हमें आता ही नहीं। क्या यहां जैसे यहां ख और ल और तय था, तीनों में सेम टू सेम, क्या ऐसा हो रहे हैं? तो इसका मतलब ये परिवर्तन है। और ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके आधार पे होता है? किसके आधार पे परिवर्तन हो गया बेटा? पर्यायवाची। हमने उसी के अर्थ वाले दूसरे शब्द रख दिए। परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसी के अर्थ वाले दूसरे शब्द रख दिए। उसी के अर्थ वही आ रहा है। अर्थ कहने का मतलब क्या है? वही अर्थ आ रहा है, लेकिन परिवर्तन हो भी रहा है। लेकिन हमें किसके आधार पे परिवर्तन चाहिए? लिंग वचन काल पुरुष के आधार पे चाहिए, पर्यायवाची के आधार पे परिवर्तन नहीं चाहिए, समानार्थी के आधार पे हमें परिवर्तन नहीं चाहिए। तो आपको सबसे बड़ा तरीका मैं बता देता हूं बेटा जी, ये जो अक्षर है ना वो सेम सेम मिलने चाहिए। बस आपको चाहे पर्यायवाची समझ में आए, चाहे आपको लिंग वचन समझ में आए, चाहे ना आए, सेम सेम आता है तो परिवर्तन है, नहीं आता तो परिवर्तन नहीं है। क्लियर? सिंपल तरीका बताता हूं। कंपटीशन में जितना आप आसान तरीके से करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। फिर है संग मर मर, चमकीला पत्थर है। परिवर्तन हो जाएगा। हो गया? गुड गुड। हाँ बोले बच्चे। ना मुझे उसी का बताओ। हो रहा है ना? तो यहां चमकीला है, चमकीली है, चमकीले हैं, तो परिवर्तन हो रहा है। तो यहां परिवर्तन हो रहा है। एक चीज और पूछ लूं मैं चलते चलते, यहां जो तेज लिखा है, यहां धीरे धीरे लिखा है, या चमकीला लिखा है, ये जो चमकीला है विशेषता किसकी है? पत्थर की। हाँ हाँ संगमरम या पत्थर, ठीक है। हाँ पत्थर, हाँ ठीक है। यहां राम की विशेषता, वहां जब ऐसे मुश्किल घड़ी आ जाए, बीच में इस प्रकार से विशेषण हो, इधर संज्ञा इधर क्रिया हो, या इधर संज्ञा इधर क्रिया हो, इधर भी संज्ञा हो या फिर इधर भी संज्ञा हो, तो 99.99 इसी का ही रहेगा। वैसे तो 100% ही होता है, फिर भी मैंने मार्जिन रख लिया, तो ये इसी का ही रहेगा। अब सुनो, परिवर्तन की बात बताता हूं, आप पढ़ो। राम तेज है या चलता तेज है बेटा? समझो आप, राम तेज है या चलता तेज है? चलता तेज है। राम धीरे धीरे है या चलता धीरे धीरे है? चलता धीरे धीरे। संग मर मर, आगे बताना, पूरा पढ़ो ना। संग मर मर क्या है? चमकीला पत्थर है, चमकीला पत्थर है। अब इसको यदि हम संगमरमर की विशेषता बनानी होती तो हम ये बनाते, संगमर मर चमकीला है। अब ये संगमरमर की विशेषता है, संगमरमर चमकीला है। तो अब ये किसकी विशेषता है? संगमरमर की विशेषता है। जस्ट इसके बाद ये वाला है, तो ध्यान रखना लगभग ये इसकी विशेषता होगी। तो संगमरमर क्या है बेटा जी? चमकीला पत्थर है। राम क्या है? धीरे धीरे चलता है। राम क्या है? तेज चलता है। तो लगभग इसी, ये यहां क्रिया है तो क्रिया की विशेषता, यहां ये क्रिया है तो क्रिया की विशेषता, यहां ये पत्थर है तो संज्ञा की विशेषता। संज्ञा की विशेषता क्या कहलाता है? विशेषण। और जो हमने यहां पढ़ा था जो क्रिया की विशेषता है, तो क्या कहलाता है बेटा? क्रिया। और जो क्रिया विशेषण होता है वो क्या होता है बेटा? अविकर्य, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। किसके आधार पे? लिंग वचन काल के आधार पे, अर्थात व्याकरणिक कोटियों के आधार पे परिवर्तन नहीं होता। क्लियर होगी इतनी सी बात बेटा जी? क्लियर है ना? ये आपको समझ में आ गया? अब
ध्यान देना है कि इसी प्रकार से आपके साथ अगर परिवर्तन वाली बात होती है तो आप समझेंगे कि वो क्या है बेटा, विकारी है, और परिवर्तन नहीं होता तो अविकारी है। क्या 100% 100% जो हम बातें करते हैं, जो ग्रामर में हम चीजें पढ़ते हैं, क्या वो 100% वैसी की वैसी होती है? कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो कोई भी पढ़ रहे हो, कितने उसके नियम बनाए गए, 100% वो पूरा टॉपिक वैसे का वैसा नहीं होता। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन का मतलब वो अपने नियमों को छोड़ देता है, अपने नियमों को छोड़ देता है। अब यहां मैं कुछ एक शब्द बताऊंगा, आप मुझे बताना क्या वहां परिवर्तन होता है या नहीं होता। एक शब्द लिखा मैंने, पानी। पानी संज्ञा है, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि पानी संज्ञा, और संज्ञा भी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। तो मुझे बताएंगे कि पानी जो शब्द है उसमें परिवर्तन हो रहा है, करके दे बताओ, क्यों नहीं होता? गाना सुना है, पानियों से पानियों सा पानियों सा पानियों सा पानियों सा, सुना मैंने तो गाना, वो तो बहुवचन बना रहे हैं। सुना ना गाना, पानियों सा पानियों सा पानियों सा तो वो पानियों सा नहीं होगा, वो गाने में बनाया है, लेकिन वो रियल में ये पानियों सा नहीं होगा, पानी पानी ही रहेगा। ठीक है, एक शब्द और, ये भी सेम टू सेम ऐसे का ऐसा रहेगा। तो 100% बेटा कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी पढ़ लेना, चाहे कुछ भी पढ़ लो, तो 100% कुछ भी नहीं है। तो ये क्या अविकारी शब्द है? नहीं, विकारी में रखे जाएंगे, इसी में रखे जाएंगे। परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन परिवर्तन के आधार पर को इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बेटा जी कि किस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है और किस प्रकार से आपको कंफर्म करना है। अगर परिवर्तन वाली बात हो तो सेम वाला है तो बेटा परिवर्तन है, सेम वाला नहीं है तो परिवर्तन नहीं है। अपने को संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची आदि की कोई हमें बात करनी नहीं है। ठीक है जी बेटा जी, तो ये कंफर्म हो गया। जो विकारी शब्द है अपने पास, क्या है? विकारी शब्द। विकारी के बाद क्या आते हैं? अविकारी आते हैं। अविकारी आते हैं तो सबसे पहला क्या आता है बेटा? क्रिया विशेषण आता है। क्या आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आपको डायरेक्ट पढ़ा देता हूं कि इसके 4 भेद होते हैं। एक होता है रीतिवाचक, एक होता है बेटा जी कालवाचक, और एक होता है बेटा जी स्थानवाचक, और एक होता है परिमाण वाचक। ये इस प्रकार के 2 शब्द होते हैं, एक परिमाण होता है, एक परिणाम होता है। तो परिमाण का मीन्स क्या होता है? मात्रा छोड़ो, आप याद रखना परिमाण का मतलब होता है मापतोल। याद रखना परिमाण का मतलब मात्रा नहीं याद रखनी, आपको याद रखना मापतोल। कौन सा शब्द याद रखना है? मापतोल। परिमाण का मतलब है मापतोल, मात्रा याद नहीं रखनी। परिमाण का मतलब क्या है? मापतोल। और परिणाम का मतलब क्या है? नतीजा या रिजल्ट, जो भी होता है उसको अपन कहते हैं। तो ये याद रखना अपने को, परिमाण है तो मापतोल है। तो इस शब्द को मापतोल के शब्द से याद रखना है। मात्रा ही है, वो मापतोल है तो मात्रा, लेकिन शब्द अपने को मापतोल याद रखना है। ठीक है, हमेशा इसका परिमाण नाम आते क्या याद रखोगे? मापतोल। तो यहां आपको क्या पढ़ रहे हो आप? क्रिया। क्या पढ़ रहे हो? एक क्रिया जब मैं यहां करवाऊंगा आपको, एक चीज बताऊंगा कि क्रिया जब पढ़ो तो बात क्रिया से करो। पूछो क्रिया से, बताओ क्रिया से, बात क्रिया से करो, आंसर क्रिया से करो। किसी से कोई लेना देना नहीं, बात किससे करनी है अपने को? क्रिया से। तो क्रिया से प्रश्न करना है। कैसे? काल है तो कब, स्थान है तो कहां, और मापतोल है तो कितना, ये अपने को प्रश्न करने हैं। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, राम धीरे धीरे चलता है। क्या चलता है बेटा जी? राम हमने लिखा था, क्या लिखा था बेटा? राम धीरे धीरे चलता है। अब यहां प्रश्न करो, कितना चलता है? सॉरी, कितना चलता है नहीं, और कहां चलता है?
नहीं। कब चलता है? नहीं। कैसे चलता है? हमेशा याद रखना, यह प्रश्न आपको सबसे लास्ट में करना है कंपटीशन में। यह प्रश्न आपको सबसे लास्ट में करना है, सबसे पहले कभी यह प्रश्न नहीं करना। यदि इन तीनों का उत्तर आता है तो वो एडजस्ट कर लो, अगर तीनों का उत्तर नहीं आता तो इसका, अब चाहे वो कैसे का उत्तर आए चाहे वो कैसे का उत्तर न आए, आपको ये तीनों का उत्तर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो रीतिवाचक है। इसमें से प्रश्न आता है तो, क्योंकि बहुत बार कैसे लगाने पर नहीं आता। अब एक हमने लिखा कि जैसे हमने लिख दिया राधा लिख देते हैं अपन, राधा अवश्य आएगी। यहां प्रश्न है आएगी, कितना आएगी पता नहीं, कहां आएगी पता नहीं, कब आएगी पता नहीं, कैसे आएगी पता नहीं। तो कैसे का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। कहां का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। कब का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। कितने का आंसर? नहीं आ रहा। आंसर किसी का भी नहीं आ रहा। जब इन तीनों का आंसर नहीं आ रहा तो वो रीतिवाचक, और इसका भी आंसर नहीं आ रहा तो भी वो रीतिवाचक है। ठीक है, ये फंडा है इसका। ये प्रश्न करने के, एग्जाम में प्रश्न करने के तरीके हैं। हम सीधा ही पढ़ जाते हैं, जब प्रश्न आते हैं तो हम वो कैसे उसे फेल हो जाते हैं वहां पे। तो फिर उस कंडीशन में अपने को ध्यान, ये प्रश्न तीनों पहले करने, अगर इनका उत्तर आ जाता तो वहीं रुक जाओ, नहीं आता तो फिर यही होगा। अब यहां देखो अवश्य आएगी तो अवश्य यहां रीतिवाचक का होगा। देखो कल आएगी तो क्या क्या लिख देते अपन, तो कालवाचक हो जाता। ठीक है, जयपुर जाएगी तो स्थानवाचक हो जाता। बहुत बोलती है तो परिमाण, कितना बोलती है? बहुत बोलती है, तो वो परिमाण हो जाता। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? आपको प्रश्न कैसे करने। दूसरा कौन सा है? आपको याद रखना है, प्लस में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। यहां लिखना आपने तुलना और यहां लिखना है आपने से। संबंध बोधक कंप्लीट। दुनियादारी छोड़ दो, ये इतना सा कंप्लीट है, ये इतना सा कंप्लीट है। कहने का मतलब मेरे घर के सामने, क्या लिख रहा है? मेरे या घर के सामने, क्या आ गया? के सामने, के पीछे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं। ठीक है, तो यहां का, के, की, नाने, नी, रारे, री, और तुलना के लिए राम श्याम से अच्छा गाता है, तुलना हो गई ना, तो ये संबंध बोधक है। अब आता है समुच्चय बोधक। उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक और, विस्मयादि बोधक। कौन सा बता देता हूं? विस्मयादि बोधक। आपको ये चिन्ह याद रखना है, अगर ये चिन्ह लगा है तो विस्मयादि बोधक है, अन्यथा वो निपात में भी जा सकता है। ठीक है, अब बात सेम लगेगी। अगर ये चिन्ह लगा है तो विस्मयादि बोधक है, अन्यथा वो कुछ भी हो सकता है, अर्थात वो निपात में जाएगा फिर वो। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? विस्मयादि कंप्लीट हो गया। बस ये चिन्ह आपको याद रखना है, इतना सा चिन्ह याद रखना। इतना सा चिन्ह लगा तो विस्मयादि बोधक है, अन्यथा वो कोई और है। ठीक है, कोई और का मतलब वो निपात में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? निपात में चला जाएगा। समुच्चय बोधक में क्या होता है? ये जो हम समुच्चय बोधक पढ़ते हैं, ये सारा अच्छे से मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, ये वैसे ही बता रहा हूं शॉर्टकट, ये आज बता दूंगा, फिर आगे मेरे को जो दोबारा पूछूंगा थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, आप मेरे को बता दोगे। वाक्य के अंदर क्या लगा होगा? की लगा होगा, जो लगा होगा, जैसे, जिसका लगा होगा। ठीक है, फिर यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, जब, तब, या तथा, एवं, या अथवा, और, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, अतः। ठीक है, जैसे अपने कहा राम आया और शाम चला गया, क्या आ रहा है? और। तो इस प्रकार शब्दों से जुड़े होंगे वो समुच्चय बोधक होंगे। ये मैं आपको एक थोड़े से शब्द लिखवाऊंगा, उन्हीं को ध्यान रखना और ये क्लियर हो जाएंगे। तो रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कैसे, कब, कहां, कितना। फिर इसमें का, के, की, नाने, नी, रारे, री, और से तुलना वाला संबंध बोधक, जिसमें तथा, एवं, या, अथवा, और, किंतु, परंतु, इसलिए, इस प्रकार के शब्द आएंगे वो
समुच्चय बोधक। और ये चिन्ह आएगा विस्मयादि बोधक वाला, वो विस्मयादि बोधक। सिंपल सा। जितना किसी भी टॉपिक को छोटे तरीके से याद करोगे उतना वो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। क्लियर होगी? एक छोटी सी बात पूछनी है, फिर अपन नेक्स्ट जो है वो साहित्य वाला करेंगे। यहां हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? पहला टॉपिक क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। संधि क्या है? कौन सी संधि? कैसे पता चला? आधा मैं है और आधा अक्षर क्या होता है? गुड, कितने अच्छे हो ना। मतलब कि आपको जो मैंने आपको बताया है कि व्यंजन क्या होता है, इसी को लेके चलते जाना, सारी चीजें हर जगह सही हो जाएगी। एक ही चीज को लेके चलना है, चेंज नहीं करनी। यहां आधा अक्षर आ रहा है, आधा क्या होता है? व्यंजन संधि है। ठीक है बेटा जी, क्या है? व्यंजन संधि है। सम प्लस गया सम्यक ज्ञान, सम प्लस गया सम्यक ज्ञान, इसका सम्यक ज्ञान लिखा जाता है। लेकिन अपने को मेरे तरीके वाला अर्थ आपको याद रखना है कि शब्द की सामान्य जानकारी। मैं यहां आपको कहूंगा सम्यक ज्ञान की बजाय मैं ये कहूंगा कि जो शब्द है उसकी सामान्य जानकारी कौन करवाता है? संज्ञा करवाती है। शब्द की सामान्य जानकारी, शब्द की बेटा जी सामान्य जानकारी, सामान्य सी जानकारी देगा, पूरी डिटेल हमें ये शब्द नहीं देगा। क्या देगा बेटा जी? सामान्य जानकारी। तो ये सामान्य जानकारी। संज्ञा यहां पढ़ना है आपने। क्या है ये? संज्ञा। संज्ञा बोले तो नाम। ये याद रखना है आपको, कुछ भी याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि ये शब्द की सामान्य जानकारी करवाता है और संज्ञा बोले तो नाम, संज्ञा बोले तो नाम। बस इतना सा ही याद करना, आपका टॉपिक पूरा क्लियर, पूरा टॉपिक क्लियर, इतना सा नाम। अब इसकी परिभाषा कंफर्म करेंगे तो ये सारी चीजें इतने से ही बता देगा। ये क्या कहता है कि जो संज्ञा है, क्या कहता है संज्ञा में? क्या कहता है बेटा जी संज्ञा में? बताना मुझे। यहां किसी, हाँ ऐसे बोलो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, या भाव, ये लिखना आपको, के नाम को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं संज्ञा? नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो संज्ञा कहते हैं वो किसको कहते हैं बेटा जी? नाम को संज्ञा कहते हैं। ये याद रखना आपको, किसको संज्ञा कहते हैं? नाम को। अब उधर से कंफर्म करो कि नाम जो है वो नाम, कौन से नाम को संज्ञा कहते हैं, वो नाम होने कौन कौन से चाहिए, कैसे नाम होने चाहिए। फिर अपन बात करेंगे कि वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी गुण का हो सकता है, या फिर किसी भाव का हो सकता है। नाम को ही संज्ञा कहेंगे तो वो नाम क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी गुण का नाम हो सकता है, या फिर किसी भाव का नाम हो सकता है। लेकिन संज्ञा किसको कहेंगे? नाम को कहेंगे। संज्ञा क्या करता है? शब्द की सामान्य जानकारी देता है। क्या देता है? शब्द की सामान्य जानकारी देता है। अब इसने क्या किया, उन जो शब्द की सामान्य जानकारी देता है तो शब्दों को डिवाइड किया। शब्दों को क्या किया? डिवाइड, इस कैटेगरी में बांटा। तो संज्ञा के भेद कितने लिख दिए इसने? भेद कितने होते हैं संज्ञा के? 3। एक प्रश्न और आ जाता है, यहां ऐसे लिखा जाता है, अर्थ के आधार पर
भेद कितनी है बेटा जी? 5। ये लिख देता है वो, ठीक है। अब संज्ञा है, नाम क्या आपका? ये नाम है, ठीक है बेटा जी। इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है? बताओ। ये शब्द लिखे मैंने, इस शब्द से आपको क्या पता चल रहा है? इस शब्द से आपको पता क्या चल रहा है? ये शब्द को से क्या पता चल रहा है? ये शब्द लिखा है सिर्फ, ये कहते हैं कि ये गाय है जी, ये पानी है जी, ये प्रेम की बात करते हैं अपन। अब क्या इस महेश के बारे में हमें यहां डिटेल से पता चल रहा है कि महेश एक लड़का है या महेश एक भगवान है? ठीक है, वो गोरा है, चिट्टा है, काला है, पढ़ा है, लिखा है क्या नहीं है, ठीक है, तो कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, तो सारी बातें हमें पता चल रही है यहां से? नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक, ये आपके पास क्या पड़ी है? बोतल पड़ी है, आपके पास बैग है, सिर्फ ये पता है कि ये बैग है, ये बोतल है, ये पेन है, ये कैमरा है, ये बोर्ड है, ये घड़ी है, ठीक है, तो ये शर्ट है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, सिर्फ इतना ही पता चल रहा है, सिर्फ हमें उसके नाम का ही पता चल रहा है। इसका मतलब उसकी एक सिर्फ और सिर्फ सामान्य जानकारी मिल रही है, समझ रहे हो ना, कि सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या मिल रही है? हमें सामान्य जानकारी मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम का पता चल रहा है, उसकी डिटेल का पता नहीं चल रहा। हम ये कहते हैं कि एक ये वस्तु है और इसका ये नाम है, जैसे इसका नाम पेन है तो इतना पता चला। अब करता क्या है वो बाद की बात है, हमें तो संज्ञा ये बताती है कि इसका नाम क्या है? पेन है। तो नाम जो कंफर्म करवाती है वो क्या है बेटा? संज्ञा है। क्लियर होगी ये बात? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही बताएगी। अब जो हमने कहा कि हमने इसको भेदों में बांट दिया, इसकी कैटेगरी में बांट दिया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 भेदों को याद रखना है। 5 भेदों को कैसे याद रखना वो भी बता दूंगा। तो पहला जो आपको पता है वो क्या बताऊं? व्यक्तिवाचक। और दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? जातिवाचक के 2 उपभेद। जो आप बोल रहे हो यहां लिखेंगे अपन, ये जो काउंट कर रहे हैं वो ऐसे काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अगर ये काउंट कर रहा है 5 तो इस प्रकार से ये 5 काउंट कर रहा है, अन्यथा सिंपल रूप से कितने बेटा जी? 3, तो 3 ही है। अगर वो पूछे कि अर्थ के आधार पर कितने हैं तो उस कंडीशन में अपने को 5 बताना है, अन्यथा अपने को कितने बताने? 3 ही बताने। क्लियर है बेटा जी? अब थोड़ा सा बताऊंगा फिर अपन कल पढ़ेंगे। अब ना हमें जैसे किताबों में पढ़ते हैं हमें कभी भी वैसे इन चीजों को नहीं पढ़ना। आप एक यहां नहीं पढ़ने का कारण क्या है कि किताबों के तरीके से नहीं पढ़ना, और वो उन तरीकों से पढ़ने पर आज भी हमें वो चीजें आती नहीं है। आज भी हम जो 3rd क्लास से संज्ञा पढ़ रहे हैं आज भी हमारी संज्ञा के प्रश्न गलत होते हैं ही नहीं होते? हो जाते हैं ना। और आज भी हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो शब्द है वो भाववाचक है या फिर जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है। जो हमने पढ़ रखे हैं, जो हमने याद करके वो तो आते हैं, उसके अलावा हम शब्दों के बारे में कंफर्म करें तो हमें वो आते नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए भाषा जो है वो अपने से है या अपने भाषा से है। भाषा को हमने बनाया
या भाषा ने हमें बनाया, भाषा को हमने बनाया है, लेकिन आज भाषा हमें बनाती है। जितना अच्छा भाषा का प्रयोग करते हो उतना अच्छा आपका व्यक्तित्व नजर आता है। अगर भाषा का प्रयोग अच्छे से नहीं करते तो आपका व्यक्तित्व नजर नहीं आता। ठीक है, इसलिए जो भाषा के अध्यापक होते हैं वो कक्ष के अंदर भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाषा ही उसे बनाती है। तभी तो वो जानेंगे कि दूसरे लोग जानेंगे कि इसको भाषा का क्या है बेटा जी, भाषा का ज्ञान है। ये उच्च कोटि के बड़े गहराई वाले शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो अब वहां आ जाती है कि आप भाषा के आधार पे हम अपनी क्या दिखा रहे हैं, विद्वता दिखा रहे हैं। अब यहां अपने पढ़ रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, तो फिर हमें विद्वता वाली बातों को नहीं लेके आने की जरूरत है। हमें जो जितना आप अपने तरीके से पढ़ोगे, तो आपको बता रहा हूं कि जो संज्ञा है, संज्ञा को आप अपने तरीके से पढ़ो, आप अपने तरीके से उन चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहां सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, तो मैं आपको सबसे पहले यह सिखाऊंगा कि जातिवाचक और समूहवाचक क्या होते हैं। तो व्यक्तिवाचक का मतलब है कि वह नाम जो दुनिया में एक ही है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल नेम इज व्यक्तिवाचक। पर्सनल नाम जो है व्यक्तिवाचक। आपका क्या नाम है बेटा, वो आपका पर्सनल है, आपका नाम वो आपका पर्सनल है, और आपका नाम जो है आपका पर्सनल है। तो जब आपका नाम लिया जाएगा तो आपके नाम से आप बोलेंगे, आप बताएंगे आपका नाम, तो फिर आप ये आपका, तो आपका वो पर्सनल, मेरा नाम जो मेरा पर्सनल है, इनका नाम है वो इनका पर्सनल है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हम मान लो कि एक महेश नाम है तो महेश कोई भी हो सकता है। महेश नाम बहुत सारे लोगों का हो सकता है। और आपको एक कंफर्म बता दूं कि जो प्राणी हैं सब की आइडेंटिटी जो अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आधार कार्ड पे जो फिंगरप्रिंट करके आते हैं वो सबके मैच हो जाते, कोई भी जाके टच करके उसको ओपन कर लेता। तो इसका मतलब वो अपना पर्सनल, जो पर्सनल नाम है जो दुनिया में एक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो व्यक्तिवाचक है। जिस शब्द के साथ ये लग जाए कोई भी, वो जातिवाचक है। कोई भी, जैसे हम ये कह सकते हैं पेन कोई भी हो सकता है, ठीक है, रजिस्टर कोई भी हो सकता है, पुस्तक कोई भी हो सकती है, खाना कोई भी हो सकता है, पानी कोई भी हो सकता है, या पानी एक ही होता है, ठंडा पानी, गर्म पानी, मीठा पानी, नमकीन पानी, ऐसे खारा पानी भी होता है। तो पानी अलग अलग प्रकार के होते हैं नहीं होते बेटा जी, या एक ही होता है? वो वाला क्या है? अच्छा, तो पानी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार जब जिसके साथ कोई भी शब्द लग जाए, अब इसके लिए मैं आपको दो चार शब्द बताता हूं। पशु पक्षी, पशु है, पक्षी है, फल है, फूल है, अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, पेड़, पौधे, कीड़े, मकोड़े आदि आपको याद रखना है। ठीक है, पशु पक्षी पेड़ पौधे यहां लिखे आने आपको। पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां, पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां, ऐसे याद रखना है। पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां, अनाज, दालें। दालें के साथ आप एक शब्द और भी ये कर सकते हो, तिलहन। ठीक है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां, दालें, तिलहन। ठीक है, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन, अनाज, दालें, तिलहन, कीड़े पकौड़े, हाँ मकौड़े। ठीक है,
तो पकौड़े नहीं बोलना है यहाँ कि, ठीक है, तो मकौड़े ही बोलना है। तो पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां अनाज दालें तिलहन, ऐसे याद रखना। पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां अनाज दालें तिलहन कीड़े मकौड़े आदि के नाम। पशु गाय भैंस बकरी कुछ भी है, पशु का नाम है वो जातिवाचक है। चिड़िया है मैना है तोता है कबूतर है, वो सब के सब जातिवाचक है। फल कोई भी है जातिवाचक है, फूल कोई भी है जातिवाचक है, और सब्जियां कोई भी है जातिवाचक, अनाज कोई भी है जातिवाचक है, और दालें कोई भी है जातिवाचक है। तिलहन चाहे वो सरसों है चाहे वो तिल है या कुछ भी है सोयाबीन। उसके बाद पेड़ कीड़े मकोड़े जो हैं सांप है बिच्छू है चींटी है, ये सब के सब जातिवाचक है। आप कह सकते हो कि सर नहीं जी ये तो व्यक्तिवाचक होते हैं, इनमें जो नाम है, तो आप कह सकते हो सर ये तो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे ना एक एग्जांपल देता हूं आपको, गेंदे का फूल देखा आपने, ससुराल गेंदा फूल, ठीक है, तो ससुराल गेंदा फूल होता है या कूल होता है? अच्छा कूल होता है, ठीक है जी। फूल गेंदे का फूल देखा आपने? क्या सारे के गेंदे के फूल पीले ही होते हैं? क्या वो छोटे छोटे होते हैं या बड़े बड़े भी होते हैं? क्या पत्तियां एकदम बिल्कुल गुथी गुथी होती है या अलग अलग वाली होती हैं? दोनों प्रकार के होते हैं अलग अलग, कलर भी चेंज होता है। गुलाब का फूल देखा आपने? गुलाब के कलर भी देखे आपने, तो वो भी अलग अलग होते हैं। आपने घर पे ना अपन उसको क्या कहते हैं, एक बूटी लगाते हैं छोटी सी, जिसको बिच्छू बूटी भी कहते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग नाम है उसके। हाँ पिंक भी होते हैं व्हाइट भी होते हैं, उसी में दो कलर आ जाते हैं, एक ही फूल में दो कलर भी आ जाते हैं, पीले भी होते हैं, तो अलग अलग मतलब कि वो वेराइटी अलग अलग है। हम ये आपने कीकर का पेड़ देखा है? कीकर का पेड़, कीकर एक ही होती है अलग अलग होती है, एक के ना पीले फूल लगते हैं एक के सफेद फूल लगते हैं। कन्फर्म आपको? जो सफेद फूल लगते हैं उसकी जो फलियां वो जलेबी की तरह गोल गोल लगती है, छोटी लगती हैं, जिसको बकरियां ज्यादा खाना पसंद करती हैं। जो देसी कीकर बोलते हैं जिसमें पीली फूल लगते हैं, जिसको बबूल बोलते हैं, जो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा काम ली जाती है, उसके कांटे भी बड़े होते हैं और उसके पत्ते भी बड़े होते हैं और उसका कलर काला होता है और फलियां वो लंबी होती है इस प्रकार से, जो आयुर्वेद में बहुत सारे काम आती है। ये लोग जो बिल्कुल कच्ची होती है तो उनका अचार भी बनाकर रखते हैं। तो एक जो आपने बचपन में अगर गांव में से थोड़ा सा टच है तो बचपन में आपने बिल्कुल अपने झोले में ले जाकर वो फलियां खाई होगी, किक्कर की पातरी जिसको बोलते हैं, पहाड़ी किक्कर जिसको, ठीक है, तो वो भी किक्कर ही है, ठीक है, तो वो भी क्या है। अब आप पहाड़ी एरिया में जाओगे वो भी किक्कर है जिसको बहुत लंबी लंबी बढ़ती है, तो किसका मतलब वो किक्कर का मतलब वो बहुत प्रकार की किक्कर हो गई, बहुत प्रकार की। बकरियां देखी है आपने? बकरियां एक छोटे छोटे सींग वाली होती है, छोटी छोटी हिरन जैसी होती है, एक बड़े बड़े बालों वाली बड़े बड़े सींग वाली, अलग अलग होती है। गाय आपने देखी है? गाय भी बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। कुत्ते तो बहुत प्रकार के देखे होंगे आपने। तो सबकी क्या होती है नस्ल बेटा जी अलग अलग होती है। गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, एक गांठ गोभी भी आती है, सलजम जैसी होती है, ठीक है, सलजम जैसी होती है, वो गोभी होती है पूरी की पूरी। तो इस प्रकार से गोभी भी अलग अलग प्रकार की होती है। प्याज बहुत प्रकार के देखे होंगे, टेस्ट में अलग था। आलू भी बहुत प्रकार के देखे होंगे, ठीक है। खीरा भी अलग अलग प्रकार का देखा होगा। आप ना आम लेने जाते तो मार्केट में बहुत प्रकार के आम मिल जाते हैं आपको, केले बहुत प्रकार के मिल जाते हैं, आम तो लंगड़ा आम, लूला आम, बहरा आम, काना आम, ऐसे बहुत प्रकार के आम मिल जाते हैं, चौसा आम, टपका आम, है ना। तो इस प्रकार से आम। तो इसका मतलब जो दालें हैं, दालों में मूंग दाल अगर आप खेती करते हो तो एक मूंग दाल वो है जो 60 दिन में पकती है, एक जो 90 दिन में पकती है। जो 90 दिन में पकती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दाने छोटे होते हैं, हल्का हरा रंग होता है। जो 60 दिन वाली होती है उसके दाने बड़े होते हैं और गहरा हरा रंग होता है। तो इस प्रकार से आपने चने देखे होंगे, चने में काले रंग के छोटे और बड़े, सफेद में छोटे और बड़े, है ना। तो इसका मतलब वो सारी चीजें क्या है बेटा अलग। तिल देखे होंगे बेटा, सफेद तिल भी देखे होंगे आपने और काले भी देखे, भूरी भी देखे। सरसों देखी होगी, सफेद सरसों भी होती है, पीली सरसों भी होती है और काली सरसों भी होती है। आप सरसों लेना उसमें कुछ कई दाने आपको सफेद भी मिलेंगे, सफेद भी होती है। मिर्च देखी होगी, काली मिर्च भी होती है, सफेद मिर्च भी होती है, छोटे वाली जो जिसको कहते हैं, और उसमें लाल मिर्च भी होती है और हरी मिर्च भी होती है और उसी में पीले रंग वाली मिर्च भी होती है। आपने शिमला मिर्च देखी होगी जो पीले रंग की भी देखी होगी,
तो इसका मतलब ये सारी चीजें ना बेटा अलग अलग हैं। अब हमने बोल दिया जैसे गुलाब, तो गुलाब तो बहुत प्रकार के हो गए। जैसे सब्जी बोल दी प्याज, प्याज तो बहुत प्रकार के हो गए। गेहूं बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। बाजरा बहुत प्रकार का, हर बाजरे की रोटी नहीं बनती, बाजरे की बनती है जो पीले रंग की होती है, छोटे दाने वाली होती है, उसकी रोटी मीठी होती है। तो ये सारी चीजें क्या है। फिर पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, फल है, फूल है, सब्जियां हैं। फिर अनाज है, दालें हैं, तिलहन है, कीड़े हैं, मकोड़े आदि के नाम क्या होते हैं बेटा जी? जातिवाचक होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक होते हैं। लगभग हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं डबल है, कुछ एक पार्ट्स को छोड़कर बाकी सब के सब पार्ट्स के अपने डबल हैं। तो अपने को कोई भी पार्ट्स आए तो आपको क्या करना है बेटा जी? जातिवाचक करना है। जो उपाधियों के नाम आएंगे, जैसे वो अध्यापक है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर, वो सारे के सारे जातिवाचक में रखे जाएंगे। हमारे इर्द गिर्द हजारों प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की, लाखों प्रकार की जितनी भी वस्तुएं, सभी प्रकार की वस्तुओं के नाम जातिवाचक होंगे। चाहे पेन है, चाहे कॉपी है, चाहे कुछ भी है, सभी प्रकार की वस्तुओं के नाम क्या होंगे? जातिवाचक होंगे। दूसरी बात, प्रकृति के नाम कुछ एक को छोड़कर सभी के सभी जातिवाचक हैं। जैसे सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ में आएंगे वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे, बाकी सब जातिवाचक में आएंगे। उसके बाद अगर कोई भी शब्द, चाहे वो व्यक्तिवाचक है, चाहे जातिवाचक है, चाहे भाववाचक, अगर वो बहुवचन है तो जातिवाचक आएगा। क्या आएगा? जातिवाचक। दोबारा याद करो, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, फल, फूल, सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन, कीड़े, मकोड़े आदि के नाम, शरीर के अंगों के नाम, उपाधियों के नाम और सभी प्रकार की वस्तुओं के नाम, प्रकृति के नाम और बहुवचन शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक। दूसरी बात, यहां सॉलिड और लिक्विड, ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ, ठीक है। तरल पदार्थ कोई भी, पानी है, चाय है, दूध है, लस्सी है, छाछ है, कॉफी है, सब के सब क्या आएंगे बेटा जी? लिक्विड है तो तेल है, घी है, सब के सब जातिवाचक। सॉलिड का मतलब ठोस है, जैसे वो लकड़ी है, कोयला है, पत्थर है, मिट्टी अगर ठोस है तो सारे के सारे, सोना है, चांदी है, पीतल है, सब के सब बेटा जी किस में आएंगे? जातिवाचक में। समूह, वह शब्द जिससे पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध होता है वो जातिवाचक में। जैसे सेना है, पुलिस है, फौज है, ठीक है, गुच्छा है, और रेवड़ है, गड्डी है, ठीक है। ये सब के सब किस में आएंगे बेटा जी? किस में आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। क्लियर है? तो जातिवाचक क्लियर हो गया आपको। अब बस 2 मिनट बाद भाववाचक समझना है। ये कल बताऊंगा, करवाऊंगा भी कल, हम आपको भाववाचक समझना है। आपने भाववाचक को हम समझते कि वह संज्ञा शब्द या वह जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी, आपने ऐसे याद रखना है, कंफर्म ऐसे नहीं करना। आपके सामने ये एक वस्तु के रूप में प्रेजेंट होगा, उपलब्ध होगा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, एक वस्तु होगी। जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन है मेरे पास, यहां पे भी वो वस्तु आपको मिलेगी जो नाम है। मैंने कहा बकरी, बकरी है, बोतल है, पानी है, चाय है, ये सारी चीजें हैं, पत्थर है, पहाड़ है, सब चीज, फूल है, फल है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहां जो नाम लोगे वो वस्तु नहीं होगी, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होगा। ये चीज कंफर्म करनी है आपने, यहां शब्द रटने नहीं है। अगर कोई इसका भौतिक स्वरूप है तो भाववाचक नहीं है, अगर भौतिक स्वरूप नहीं है तो भाववाचक है। लाइक एज, एक शब्द बताता हूं, आप कहोगे सर हमने ये देखी है, लड़ाई देखी है ना, आप तो करते भी होंगे, करते भी हो। देखिए लड़ाई कैसी होती है, कैसी होती है, कैसी होती है, बताओ ना कैसी होती है, दिखने में कैसी है। अब सुनो, हम लड़ाई ना, हमें यह आता कि हाँ यार मैंने सुबह आते समय देखा था, मेरी पड़ोस में 2 आंटियां लड़ रही थी, पानी के लिए झाड़ू निकाल रही थी तब। तो अब यह कहते कि गली में वहां एक्सीडेंट हो गया तो वो आपस में लड़ रहे थे। तो लड़ने का मतलब हमें प्रॉपर, देखो मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं, आपको वो प्रॉपर वही शब्द चाहिए। आप संज्ञा क्या कहती है, आपको उसी शब्द के बारे में कंफर्म कर रही है, तो वो शब्द एक दिया। अब लड़ाई दिख रही है या आपको लोग दिख रहे हैं, सिर फूटा हुआ,
नाक टूटा हुआ वो दिख रहा है, हाथों में लठ तलवारें वो दिख रहे हैं, तो क्या आपको लड़ाई दिख रही है? इसका मतलब लड़ाई का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। नहीं है तो क्या है बेटा जी? भाव है। कंफर्म, ऐसे कंफर्म करना है। एक दूसरा शब्द दूरी। दूरी देखिए कैसी होती है, कंफर्म करो। दूरी देखिए क्या आपने, हमें क्या दिखाई देता है? सड़क दिखाई देती है, सड़क के किनारों पर पेड़ दिखाई देते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर दिखाई देते हैं, और आने जाने वाले सुंदर सुंदर लोग दिखाई देते हैं, गाड़ियां दिखाई देती है। क्या हमें दूरी दिखाई देती है? तो दूरी मापी जा सकती है, लेकिन एक उसका कोई ऑब्जेक्ट, एक वस्तु नहीं है, एक उसका रूप नहीं है, इसलिए यह भी क्या है? भाव है। तो आपको शब्दों को इस प्रकार से कंफर्म करना, रट्टे नहीं लगाने। कोई भी हो सकता है वो जातिवाचक है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, सिर्फ एक नाम है, एक शब्द है, वो भाव है। और जो पर्सनल है वो व्यक्तिवाचक है। जो तरल है वो इसमें द्रव्य में रखा जाएगा, ठोस और तरल, और एक समूहिक गुच्छे वाला उसमें रखा जाएगा। तो लगभग आपकी जो संज्ञा कंप्लीट है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, परिवर्तन वाली बातें वो अपन कल करेंगे। तो थोड़ा बहुत समझ में आया? कुछ नया सीखने के लिए मिला? कुछ नया सीखने के लिए मिला या नहीं मिला? क्या मिला?